मेरा नाम आयशा है। शादी से पहले मेरी जिंदगी एक शांत मध्यम वर्गीय दायरे में गुजरती थी। मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। एक व्यवस्था जो दुनिया के लिए अजीब थी, पर हमारे घर के लिए सामान्य। मेरी पहली माँ, जिन्हें मैं अम्मी कहती थीं, अत्यंत सीधी और भावुक थीं। हम दो बेटियां थीं। पिता को एक बेटे की उत्कट लालसा थी, एक ऐसी ख्वाहिश जिसने अम्मी के मन में गहरी कसक छोड़ दी थी, क्योंकि वो जानती थीं कि वो अब और मां नहीं बन सकती। इसी असहनीय टीस के साथ उन्होंने अपने पति को दूसरी शादी की मौन स्वीकृति दी। पिता ने ज़ैनब से निकाह किया, जिन्हें हम प्यार से छोटी अम्मी बुलाते थे। वो लगभग 35 वर्ष की थीं और पहले से तलाकशुदा थीं। वो अशिक्षित थीं, पर उनके पास जीवन का गहरा अनुभव और तीक्ष्ण बुद्धि थी। ज़ैनब का पहला विवाह उनकी सादगी और कम पढ़े लिखे होने के कारण टूटा था। उनके पूर्व पति को मॉडर्न और स्मार्ट पत्नी चाहिए थी। ज़ैनब दुनिया में अकेली थी और मेरे पिता ने उन्हें केवल पत्नी नहीं बल्कि सहारा दिया था। ज़ैनब ने हमें कभी सौतेला नहीं समझा। उनका स्नेह छलकता था। अम्मी और छोटी अम्मी सौतन नहीं बल्कि गहरी सहेलियां बन चुकी थीं। ज़ैनब की चतुरता ने भोली भाली अम्मी को डिजिटल दुनिया से परिचित कराया। वो हमें ऑनलाइन शॉपिंग का मज़ा सिखाती, एक जादुई अनुभव, जैसे बाजार हमारे मोबाइल में उतर आया हो। इस अद्वितीय परिवार में जल्द ही एक गूंजती हुई खुशी आई जब छोटी अम्मी ने एक बेटे अरहान को जन्म दिया। हमारा परिवार अब परिपूर्ण महसूस कर रहा था। हमने अरहान को पलकों पर बिठाया। वो हमारा सगा भाई था, बिना किसी सौतेले शब्द के कलंक के। समय पंख लगाकर उड़ गया। मैं 24 की हुई और अरहान 6 का। हमारी जिंदगी सुरक्षित और निश्चिंत थी। मैं घर की बड़ी बेटी थी, पर जिम्मेदारियों से कोसों दूर, कॉलेज और दोस्तों में मशगूल। मेरी दोनों माएं मेरी सबसे अच्छी गाइड थीं। हमारा घर शांति और प्रेम का प्रतीक था। मोह भंग और अलगाव। पिताजी की कपड़े की दुकान अच्छी चलती थी। मोहल्ले में लोग हमारे अनोखे तालमेल की मिसालें देते थे। सब ठीक था, पर धीरे धीरे छोटी अम्मी को मां होने का दंभ महसूस होने लगा। अरहान को लेकर उनका अधिकार बोध बढ़ने लगा। उन्हें लगा शायद बेटे की मां होने के नाते उनकी स्थिति उच्च हो गई है। वो अरहान को हमसे दूर रखने लगीं। हमें गहरा दुख हुआ। छोटी अम्मी ने एक दिन पिता से जिद की। वो अपनी पहली शादी से हुई जवान बेटी नैयारा को घर लाना चाहती हैं। ये मांग हमारे घर में बारूद की तरह फट गई। पिता क्रोधित थे, पर छोटी अम्मी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। अम्मी इस बात पर अत्यंत व्यथित थीं। उन्हें डर था कि नैयारा के आने से हम दोनों बहनों का महत्व कम हो जाएगा। माँ ने दृढ़ता से कहा, अगर वो यहाँ आई तो मैं बेटियों को लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस विनाशकारी धमकी ने घर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। छोटी अम्मी ज़ैनब को अलग घर में रहना पड़ा। पिता ने मजबूरी में समय और भावनाएं दोनों बांट दी। एक रात हमारे घर, एक रात ज़ैनब के घर। प्यार बंट गया और विश्वास की नींव हिल गई। 1 साल बाद अम्मी ने मेरी शादी की बात छेड़ी, पर ज़ैनब ने प्रतिशोध लेते हुए साफ मना कर दिया कि वो या पिता मेरी शादी में कोई खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बेटी को घर में जगह नहीं मिली। ये कड़वाहट पति पत्नी के रिश्ते को लील रही थी। अम्मी अब अहंकार में आ गईं। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो हम दोनों बहनों की शादी एक साथ करेंगी और शानदार दहेज देंगी। वो चाहती थीं कि मैं किसी अमीर घराने में जाऊं। अमीर रिश्ता ढूंढना और फिर उसके अनुसार लेन देन करना उनके लिए पहाड़ जैसा बोझ था। छोटी अम्मी को नया घर दिलाने में पहले ही उनकी कमर टूट चुकी थी। प्यार, मिराज, अमीर रिश्ता। अम्मी की जिद के सामने पिता को झुकना पड़ा। कई सामान्य रिश्ते आए, पर अम्मी ने ठुकरा दिए। फिर 1 हफ्ते बाद एक अकल्पनीय रिश्ता आया, रियान का। रियान एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी मां को एक मध्यम वर्गीय, पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की चाहिए थी। दहेज की कोई परवाह नहीं। जब मैंने रियान की तस्वीर देखी तो मैं हैरान थी। इतना स्मार्ट और अमीर लड़का मुझ जैसी लड़की से क्यों? पर अगले ही दिन रियान की मां ने फोन करके रिश्ता पक्का करने की बात कह दी। अम्मी की सारी शर्तें पूरी हो गई थीं, पर उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण शर्त रखी, रियान दूसरी शादी नहीं करेंगे, कभी नहीं। ये अम्मी का अपनी कष्टदायी बीती जिंदगी से उपजा एक रक्षा कवच था। वो नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटी सौतन के साथ रहे। रियान की मां ने भावुक होकर सहमति दे दी। सगाई शानदार रही। ससुराल से आए ढेरों उपहार देखकर अम्मी गर्व से फूल गईं। पिता तनाव मुक्त हुए, क्योंकि ससुराल वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था। शॉपिंग के दौरान रियान से मुलाकात हुई। वो गंभीर और अपनी मां के हर हुक्म को मानने वाले थे। उनका यह संकोची व्यवहार कभी कभी मुझे अजीब लगता था।
शादी हो गई। रियान का घर महल जैसा था। मैं अत्यंत प्रसन्न थी। रियान अच्छे थे पर बहुत सीरियस, हमेशा काम में डूबे रहने वाले। मेरी सास आधुनिक और सामाजिक थीं। उन्होंने मुझे घर के काम से दूर रहने और हमेशा सजी संवरी रहने का निर्देश दिया। कुछ ही दिनों बाद सास ने अचानक मुझे मायके भेज दिया, आराम करने के लिए। मेरी सेवा में एक नौकरानी भी भेजी गई। ये सम्मान देखकर मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली बहू मानती थी। छोटी अम्मी को मेरा ठाट बाट देखकर जलन हो रही थी। 2 दिन बाद रियान मुझे लेने आए, पर वो इतने जल्दी में थे कि खाना भी नहीं खाया। अम्मी ने गहरे प्यार से मुझे समझौते की सलाह दी। पति की हाँ में हाँ मिलाना, यही तुम्हारी पूरी जिंदगी की मालिकियत है। ससुराल पहुंचकर मैंने हॉल में एक नई, जवान और बेहद आकर्षक लड़की को देखा। उसने अच्छे कपड़े पहने थे और रसोई के मेन्यू पर सास से बात कर रही थी। सास ने उसे कहा, अब तुम्हें बहू से पूछकर ही खाना बनाना है। मैंने पूछा तो सास ने बताया कि वो नौकरानी है, नाम ज़ारा। वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी वेशभूषा नौकरानी जैसी बिल्कुल नहीं थी। सास ने बताया कि वो पूरे घर और उनके कमरे की देखभाल करती है। ज़ारा शांत और बहुत मेहनती थी, पर मुझसे आंखें नहीं मिलाती थी। उसकी खामोशी मेरे मन में अजीब जिज्ञासा पैदा कर रही थी। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रियान के आने का समय हुआ। मैं कमरे से निकली तो देखा रियान हॉल में है और ज़ारा उन्हें पानी दे रही है और दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके बीच का यह अस्वाभाविक तालमेल मुझे शक से भर गया। मैंने अनजाने होने का दिखावा किया। ये दृश्य अब अक्सर दिखने लगा। रियान के आते ही ज़ारा उनके पास पहुंचती। एक शाम तो मेरा संदेह चरम पर पहुंच गया। मैंने देखा ज़ारा मेकअप किए हुए अपनी खिड़की पर खड़ी है, जो गार्डन की तरफ खुलती है, और रियान गार्डन में बैठकर उसे देख रहे हैं। ज़ारा ने कोई गुप्त इशारा किया। मेरा दिल बैठ गया। मुझे गहरा आघात लगा और जैसे ही मैं सास की तरफ मुड़ी, मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो डॉक्टर ने सास को खुशखबरी दी, आप दादी बनने वाली हैं। सास की खुशी उन्माद में बदल गई। उन्होंने ज़ारा को नोटों की गड्डी दी, पर ज़ारा के चेहरे पर खुशी की जगह विरक्ति का भाव था। उसने जल्दी से खुद को संभाला। जब रियान कमरे में आए तो मेरी सास ने उन्हें यह अद्भुत खबर सुनाई, पर रियान का रिएक्शन बिल्कुल उदासीन था। इतनी बड़ी खबर पर उनका ये ठंडापन मुझे हर बात पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या ये खुशी मेरे आने वाले जीवन का सबसे बड़ा धोखा थी? रियान की उदासीनता मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मैं उस रात बिस्तर पर लेटी रही। आंखें खुली थीं पर मन में अंधेरा छाया हुआ था। मेरे अंदर ये विश्वास था कि एक पति अपने पहले बच्चे की खबर सुनकर कम से कम खुशी तो जाहिर करेगा, पर रियान शांत थे, जैसे ये खबर किसी और की हो। जब मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आप खुश नहीं हैं? तो रियान ने मेरे माथे पर हाथ फेरा और थकी हुई आवाज़ में कहा, बहुत खुश हूँ आयशा, बस काम का तनाव बहुत है। उनकी ये सफाई मेरे मन को शांत नहीं कर पाई। अगले दिन मैंने ध्यान दिया कि मेरी सास भी बेटे के इस खुशी पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर रही थी। उनकी सारी खुशी अब पोते की चाहत पर केंद्रित हो गई थी। ज़ारा यानी कि नौकरानी का व्यवहार भी बदल गया था। वो मुझसे पूरी तरह कट गई थी। वो अब मेरे सामने भी रियान के आते ही पानी लेकर नहीं जाती थी। शायद वो मेरे गिरने और बेहोश हो जाने की घटना से डर गई थी। लेकिन एक दोपहर जब मैं सास के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मैंने ज़ारा को बहुत चिंतित मुद्रा में सास से धीमी आवाज में बात करते सुना। अगर ये बात बाहर आई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चुप रहो, अब कोई मुश्किल नहीं होगी। सब कुछ रियान ने पहले ही तय कर रखा था। तुम बस आराम करो और वही करो जो तुम्हें बताया गया है। उनकी फुसफुसाहट डर से भरी थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। अब मेरा संदेह सिर्फ ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक गहरे साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। दोनों ने तुरंत चुप्पी साध ली और मुझे देखकर घबरा गए। खोज और मायके का दर्द। मैंने चुपचाप अपने कमरे में आकर रियान के लैपटॉप और फोन की जांच करने का जोखिम उठाया। मुझे लगा जैसे मैं कोई जासूसी कर रही हूं, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लैपटॉप में बिजनेस फाइल्स के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन रियान के पुराने फोन में, जो उन्हें उनके नए फोन के साथ मिला था, मुझे एक गैलरी मिली जिसमें रियान और ज़ारा यानी आफरीन की कई तस्वीरें थीं, पिकनिक पर, पार्टियों में और कुछ बेहद रोमांटिक पलों की। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा सिर चकरा गया। रियान और ज़ारा सिर्फ दोस्त या मालिक नौकर नहीं थे। मुझे तुरंत अम्मी की वो शर्त याद आई, लड़का पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए और न ही वो मेरी बेटी से शादी करने के बाद दूसरी शादी करे। क्या रियान ने मेरी माँ और मुझसे झूठ बोला? क्या ये शादी एक ढकोसला थी?
मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मेरे माता पिता ने जो खुद बहु विवाह की पीड़ा से गुजरे थे, मुझे इस धोखे से बचाने की हर संभव कोशिश की थी, पर फिर भी मैं उसी जाल में फंस गई थी। मैं तुरंत मायके भागी, बिना किसी को बताए। भाविकता। जब मैं घर पहुंची तो अम्मी मेरे चेहरे की हताशा देखकर घबरा गईं। मैंने उन्हें रियान और जारा की तस्वीरें दिखाईं और सारी बात बताई। अम्मी का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी शर्त, मेरी इतनी बड़ी शर्त का क्या हुआ? मां ने विषाद से कहा। तभी मेरी छोटी अम्मी यानी जैनब मेरे पास आईं। उन्होंने मेरी तकलीफ को समझा। जैनब ने मुझसे कहा, आयशा मेरी बेटी, जब मैंने तुम्हें अपनी सास के साथ शॉपिंग करते देखा था तो मैं जल रही थी, पर आज तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल फट रहा है। मेरी बेटी नैयारा भी एक अमीर आदमी के धोखे का शिकार हुई थी। रियान की मां ने शायद तुम्हें जानबूझकर चुना, क्योंकि उन्हें एक मध्यम वर्गीय सीधी सादी बहू चाहिए थी जो उनके बेटे की असली जिंदगी में दखल ना दे। अचानक मुझे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। जारा का नाम। मेरी छोटी अम्मी ने कहा था कि उनकी बेटी का नाम नैयारा है, पर सास ने उस लड़की का नाम आफरीन बताया था। क्या सास ने झूठ बोला? दहेज से मना। रियान की मां को ऐसी बहू चाहिए थी जो दहेज पर ध्यान ना दे, ताकि कोई उनके घर की नई नवेली दुल्हन का राज ना जान सके। नौकरानी का सम्मान। जारा को इतनी इज्जत इसलिए दी जाती थी क्योंकि वो रियान की असली साथी थी और रियान की मां उसे खुश रखना चाहती थी। मेरी मां ने क्रोध में कहा, ये वही बात हुई। उन्होंने मुझे एक औरत के ऊपर दूसरी औरत को लाकर बैठा दिया, पर इस बार मेरी बेटी के साथ ये अन्याय नहीं होगा। मां का फैसला और कठोर कदम। पिता भी बहुत गुस्से में थे, पर वो अभी भी दहेज और समाज की बातों से डरे हुए थे। अगर मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया तो आयशा का नाम खराब हो जाएगा। पर इस बार मेरी मां टस से मस नहीं हुई। उन्होंने दृढ़ संकल्प से कहा, मैंने सौतन के साथ जिंदगी जी है, पर मेरी बेटी गुलामी नहीं करेगी। रियान ने अपनी दूसरी शादी न करने की शर्त तोड़ी है। ये निकाह गलत है। हम इस धोखे को सामने लाएंगे। तभी मेरा फोन बजा। रियान थे। उनकी आवाज में परेशानी थी। आयशा, तुम कहाँ हो? माँ बहुत परेशान है। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? उनकी चिंता दिखावटी लग रही थी। मैंने निर्भीक होकर जवाब दिया, रियान, मैं घर पर ही हूं। मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी जहां मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के साथ धोखा किया गया है। मुझे जारा यानी आफरीन के बारे में सब पता चल गया है। रियान की सांस की आवाज फोन पर तेज हो गई। कौन जारा? तुम किस बारे में बात कर रही हो? यह सब काम का तनाव है आयशा। तुम वापस आ जाओ, हम बात करेंगे। मैंने मजबूती से कहा, हम बात जरूर करेंगे, पर अब मैं वो भोली भाली आयशा नहीं हूं जो तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाएगी। कोर्ट में अब मैं वहां सिर्फ पत्नी बनकर नहीं, बल्कि एक धोखे का पर्दाफाश करने वाली बनकर आऊंगी। मैंने फोन काट दिया। मेरी मां ने गर्व से मेरी तरफ देखा। इस बार मैं भोली और डरपोक आयशा नहीं थी। मैं उस अन्याय से लड़ने के लिए तैयार थी जिससे मेरी मां सालों तक गुजरी थी। मेरी कहानी ने एक नया जंगजू मोड़ ले लिया था। रियान को फोन पर सीधा जवाब देने के बाद आयशा ने एक गहरी सांस ली। पहली बार उसे अपने अंदर एक अभूतपूर्व शक्ति महसूस हुई। अब वो लाड प्यार में पली बढ़ी गैर जिम्मेदार लड़की नहीं थी। वो अपने अजन्मे बच्चे और अपनी इज्जत के लिए लड़ने वाली एक सशक्त महिला थी। अगले ही दिन रियान की मां का फोन आया। उनकी आवाज में पिछली बार जैसी मिठास नहीं बल्कि कठोरता थी। सास, आयशा, ये क्या बचकाना हरकत है? तुम इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली का नाम खराब करोगी। वो लड़की जारा, वो हमारी पुरानी नौकरानी है और तुम एक छोटे से इशारे को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर रही हो। वापस आ जाओ और ये सब भूल जाओ। एक पोते की मां बनने वाली हो, समझदारी दिखाओ। आयशा ने दृढ़ता से कहा, आपकी समझदारी ने मुझे धोखा दिया है। जारा नौकरानी नहीं है और रियान ने मुझसे और मेरी मां से झूठ बोला है। आपने मेरे बच्चे के भविष्य को दांव पर लगाया है। मैं रियान से तलाक और अपने बच्चे का हक लेकर रहूंगी। सास ने धमकी दी कि वो आयशा और उसके परिवार को बर्बाद कर देंगी, पर आयशा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सामना, कोर्ट के बाहर समझौता। अम्मी ने तुरंत एक तेज तर्रार वकील का इंतजाम किया। मेरे पिता, जो पहले समाज और बदनामी से डर रहे थे, अब अपनी बेटी के साहस और अम्मी के दृढ़ संकल्प को देखकर पूरी तरह उनके साथ खड़े हो गए। मेरी छोटी अम्मी यानी जैनब भी मेरे समर्थन में खड़ी थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ आयशा की लड़ाई नहीं है, ये हर उस औरत की लड़ाई है जिसे धोखे से दूसरे रिश्ते में धकेला जाता है।
अदालत में जाने से पहले रियान के वकील ने हमसे मुलाकात की। रियान की फैमिली किसी भी कीमत पर इस मामले को पब्लिक नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब रियान की बिजनेस डील चल रही थी। मुलाकात के दौरान रियान भी मौजूद थे। वो थके हुए और पराजित लग रहे थे। ज़ारा, जिसका असली नाम नयारा था, छोटी अम्मी की बेटी नहीं बल्कि रियान की पूर्व प्रेमिका यानी पहली पत्नी थी। ज़ारा की आंखों में अब दुख और पश्चाताप था। वो अब साजिश करता नहीं बल्कि उस साजिश की पीड़िता लग रही थी। रियान ने झुके हुए स्वर में आयशा से कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला। ज़ारा मेरी पहली शादी से हुई पत्नी थी, पर वो अनपढ़ और साधारण थी। मेरी माँ ने मुझे उसे तलाक देने पर मजबूर किया ताकि मैं एक बिजनेसमैन की वाइफ ला सकूं। पर माँ चाहती थी कि वो घर में ही रहे और मुझे मजबूरन तुम्हें अपनी लाइफ में लाना पड़ा। ये सुनकर आयशा का दिल छलनी हो गया। उसे एहसास हुआ कि रियान भी अपनी माँ के दबाव का शिकार थे, पर उनका झूठ माफ करने योग्य नहीं था। आयशा ने रियान की ओर देखा, आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। उसने कहा, रियान, मेरी माँ ने भी एक आदमी की चाहत पूरी करने के लिए सौतन के साथ जिंदगी गुजारी, पर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। आपने मेरे विश्वास और मेरे बच्चे के भविष्य के साथ खेला है। मैं आपको माफ नहीं कर सकती। अंतिम फैसला। आयशा ने रियान के सामने अपनी शर्तें रखीं। तुरंत तलाक, रियान को बिना किसी विवाद के तलाक देना होगा। बच्चे का हक, होने वाले बच्चे के लिए रियान को अपनी आधी जायदाद बच्चे के नाम करनी होगी, बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की। आर्थिक स्वतंत्रता, आयशा को रहने के लिए एक अच्छा घर और बच्चे के पालन पोषण के लिए एक बड़ी मासिक राशि देनी होगी। रियान और उनकी माँ के पास कोई और रास्ता नहीं था। रियान ने भारी मन से सारी शर्तें मान लीं। ये एक बड़ी जीत थी, न सिर्फ आयशा के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी, जिन्होंने न्याय के लिए अपनी खुद की शांति को दांव पर लगा दिया था। नई सुबह, आयशा अपने मायके वापस आ गई। ये घर अब टूटा हुआ नहीं बल्कि और मजबूत हो चुका था। माँ, छोटी अम्मी, पिता और दोनों बहनें सब एक दूसरे का सहारा बने। कुछ महीनों बाद आयशा ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। अपनी बेटी को गोद में लेकर आयशा ने महसूस कि अब उसकी जिंदगी में किसी रियान या किसी दिखावटी महल की जरूरत नहीं है। उसने रियान से मिली आर्थिक मदद को अपनी बेटी के भविष्य में लगाया और खुद को जिम्मेदार बनाया। अपनी बहन और छोटी अम्मी की मदद से आयशा ने एक ऑनलाइन बुटीक शुरू किया, जिसकी प्रेरणा उसे छोटी अम्मी से मिली थी। वो बिजनेस वुमन बन गई, पढ़ी लिखी, स्मार्ट और अपने दम पर जिंदगी जीने वाली। उसकी दोनों माएं, जो एक समय सौतन थीं, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं। आयशा ने अपने जीवन से डर, भोलापन और दूसरों पर निर्भरता को पूरी तरह निकाल दिया था। आयशा की कहानी धोखे से न्याय तक का एक सफर थी। वो अब लोगों को ये बताती थी कि एक परिवार को प्यार और सच बनाता है, झूठ और दिखावा नहीं। उसकी जिंदगी ने एक नया और सार्थक मोड़ ले लिया था, शांति, आत्मसम्मान और अटूट रिश्ते के साथ।